सी टुडे विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप क्या करते हैं, बॉडी का जो आपका वेस्ट होता है, मतलब वेस्ट मीन्स टू से दैट जो आप बॉडी आपकी रखना नहीं चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करना चाहती है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि बॉडी अपना समान वातावरण बनाए रखना चाहती है ना। तो जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। वेस्ट मतलब क्या, जो कि आपकी बॉडी यूज नहीं करती है, क्योंकि हमने कहा है कि आपकी बॉडी जो है वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करना चाहती है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि शरीर का वातावरण समान बनाए रखना, यानी कि जो आपकी ब्लड की कंपोजिशन है उसको समान बनाए रखना। मतलब जितने ब्लड में आपके सॉल्ट्स होते हैं उनको वैसा ही रखना जैसे वे होते हैं, मतलब उनकी पीएच या ब्लड की पीएच या फिर उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर आपके सोल्ट्स ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, जितने भी होते हैं उतने ही रखना। तो किडनी क्या करती है, हमेशा उसको मेंटेन करती रहती है, बाहर निकालती रहती है जो भी फालतू चीज़ें होती हैं इस तरह की। उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि जो आपकी आप प्रोटीन खाते हैं, जो वो खाई हुई प्रोटीन आपकी डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और फालतू के जो एमिनो एसिड होते हैं, जैसे एमिनो एसिड की कॉमन स्ट्रक्चर मान लो ये है, जो फालतू वाले एमिनो एसिड होते हैं आपके एक्स्ट्रा, उनमें से ये एमिनो ग्रुप हटा दिया जाता है, ये NH2, और इसको हटाता है कौन, लीवर की सेल्स, और इस काम को कहते हैं डीएमिनेशन। यानी डीएमिनेशन करके जो आपके फालतू एमिनो एसिड होते हैं उनका एमिनो ग्रुप रिमूव कर देते हैं, और उस एमिनो ग्रुप को रिमूव करने के बाद आपकी लीवर की सेल क्या करती हैं, इसका यूरिया बना देती हैं, NH2CONH2, ठीक है। और ये यूरिया यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस है, ये आपकी बॉडी में किसी काम का नहीं है, इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। इस तरह ही कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट अमोनिया बाहर निकालते हैं, कुछ यूरिक एसिड बाहर निकालते होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालना मेनली एक्सक्रीशन है, वरना निकालते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वो भी एक वेस्ट है, एंड दैट इज ए टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ऑल्सो। तो लंग्स भी क्या हुआ, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ एक तरह से। तो चलिए तो देखते हैं फिर यहाँ क्या क्या बताया हुआ है, क्योंकि ये किडनी के बारे में है तो इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कि भाई other metabolic activity generate nitrogen materials which need to be removed, and the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called as the excretion, ठीक है ना। तो इनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, excretion। ये यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस, मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो बाकी जैसे कोई सिंगल सेल है, मान लो अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा में क्या होता है, बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है सराउंडिंग के, तो वो क्या करता है, आराम से चीज़ों को ऐसे ही बाहर निकाल देता है डायरेक्टली, क्योंकि डिफ्यूज करके। और आप तो मल्टी सेलर हैं, मान लो आपके पैर की सेल के अंदर वेस्ट बन रहा है या कहीं और वेस्ट बन रहा है, तो वो कैसे जाएगा, तो वहाँ हमें चाहिए होता है कि हम एक ट्रांसपोर्ट करके उसको किडनी के पास भेजें, देन किडनी विल फिल्टर दैट पर्टिकुलर वेस्ट सब्सटेंसेस। तो यहाँ लिखा है एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिन यूज स्पेशलाइज ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो हमारी बात ही कर रहे हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो इसी काम को, वेस्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स का यूज करते होते हैं, जिनमें से हम में क्या होती है, किडनी होती है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, इधर एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, इससे आपके पेपर में जो सवाल आता है, पूछा जाता है, बोर्ड में शायद इस बार भी आया था क्वेश्चन, ये पूछते हैं कि भाई इसको डायग्राम बनाइए, मतलब आपको कहेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, तब आपको ये अंदर वाला बनाना होता है केवल, जिसमें आप क्या दिखाएंगे, किडनी दिखाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट किडनी जो है दैट इज स्लाइटली अपसाइड फ्रॉम द राइट किडनी, ठीक है ना। तो जो आपकी लेफ्ट किडनी है ऊपर की साइड पे थोड़ी सी, ये नीचे की साइड पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर की वेन है और ये रेड कलर की अओर्टा है, जो कि ब्लड को लेकर जाती है किडनी में। वेन्स आपकी किडनी से ब्लड को बाहर लेकर आती होती हैं। इसमें से किडनी में से यूरेटर निकला हुआ है, यूरेटर जो है यूरिन को लेकर के जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो पहले आपको जरा सा किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसमें देखेंगे फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे क्षमता होता है। तो ये आपका डायग्राम जो है ये किडनी की स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिखेगा कि दो आपकी राजमा जैसी किडनी है ना, जैसे राजमा होता है, तो एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी। आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्लू कलर की बड़ी सी आर्टरी है ये,
जो कि आपकी कहाँ से आ रही है, मतलब ऊपर से आ रही है या नीचे से आ रही है, सुपीरियर वेना केवा रही होगी, ये इन्फीरियर वेना केवा है। इसमें से क्या हुआ कि छोटी सी वेन जो है कहाँ गई हुई है, किडनी को गई हुई है ये, एंड दैट इज कॉल्ड एज रीनल वेन, इसको कहते हैं रीनल वेन। इस तरह एक बड़ी सी आर्टरी में से आपकी क्या गई हुई है, रीनल आर्टरी किडनी को जाती है, जो कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ को गई हुई है किडनी को। तो दो तो होती है रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल वर्ड किडनी के लिए है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों में जाती होती है। फिर अगर आप किडनी के अंदर जाकर देखोगे तो किडनी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, देखो छोटा छोटा सा ऐसा होता है कि किडनी आपकी दो भागों में बटी होती है अंदर से। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लाइन खींची होती है, ऐसा नहीं होता, बस ऐसा है। मान लो सपोज करो ये आपकी किडनी है, तो इसका जो आउटर पार्ट होता है लाइक इस तरह से पार्टीशन होता है, तो आउटर पार्ट जो होता है वो आपका कहलाता है कोर्टेक्स वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट इसका कहलाता है मेडुला, एक मेडुला है कोर्टेक्स। और इसमें आपको जो है ना कोर्टेक्स में, यहाँ मेडुला में, यहाँ आपको कुछ ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, सम पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर लाइक दिस। तो भाई इन पिरामिड वाली स्ट्रक्चर्स को कहते होते हैं रीनल पिरामिड। क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ से निकला होता है यूरेटर, इस तरह से यहाँ पर आपके ये जो रीनल पिरामिड्स है ना, इन रीनल पिरामिड के बीच में ऊपर की साइड से इधर से कुछ कोर्टेक्स का पार्ट इस तरह आया होता है, जैसे कुछ कॉलम्स बने हों, ये लाइक दिस, कोर्टेक्स का कुछ पार्ट कॉलम की तरह नीचे आया होता है ऊपर से, तो इनको बोलते हैं रीनल कॉलम्स। ठीक है ना। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपके क्या हैं, पिरामिड हैं, दीज आर रीनल पिरामिड्स। और रीनल पिरामिड के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो कि आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रही होगी, ये आपकी यहाँ पर ये आपके क्या है, रीनल कॉलम, ये येलो वाला। ठीक है ना। तो कोर्टेक्स का कुछ पार्ट अगर नीचे आ जाता है तो क्या बनाता होता है, रीनल कॉलम बना रहा होता है, और बीच बीच में पिरामिड के बीच बीच में ही होता है। पिरामिड की जो टिप होती है उसको कहते हैं कैलिक्स, कैलिसिस, और वो आगे क्या बनाते हैं, जैसे माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, उसके बाद यहाँ जो खाली जगह होती है लाइक इधर देख सकते हो, इसको कहते हैं पेल्विस। ठीक है ना। तो ये होता है कि जो आपके ये होता है ना रीनल पिरामिड जो आपका होता है, इस रीनल पिरामिड के अंदर आपके बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है, मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की जो काम करती है, फंक्शनल यूनिट, वो आपका नेफ्रॉन होता है। मतलब आपके जो रीनल पिरामिड्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, और बहुत सारे नेफ्रॉन जो फिल्टर का काम करते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, वेस्ट निकालते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते होते हैं। वो सारा यूरिन जो होता है फिर वो रीनल कैलिसिस से होता हुआ, रीनल कैलिक्स जो ये है ना, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, इससे होता हुआ पेल्विस में आ जाता है। पेल्विस से फिर वो यूरेटर को चला जाता है, नीचे यूरेटर जा रहा है, देखो ये। ठीक है। और यूरेटर जा करके आपके यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। तो किडनी की स्ट्रक्चर में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इतना ही है, लेकिन इसका जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा अच्छा पार्ट है, जहाँ पर फिल्टर होता है। ठीक है ना। तो सिंपल सा डायग्राम बना भी सकते हो, अगर आपको पूछे तो रीनल पिरामिड बना देना, पिरामिड के अंदर दिखा देना छोटे छोटे नेफ्रॉन्स लाइन्स लगा के, और बीच बीच में दिखाना रीनल कॉलम्स। तो रीनल कॉलम का पूरा नाम ये होता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये आपको जानना नहीं है, ये आपके कोर्स से थोड़ा बाहर की बात है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक क्या बता रही है भाई। आपकी बुक क्या कह रही है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। तो अगर आपसे एक सवाल 1 नंबर का पूछा जाएगा कि बताओ भाई क्या क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो आप बता दो कि ये सब होता है। एंड किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड पे होती है। एंड यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो है वो किडनी से बन करके कहाँ जाता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। एंड वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, वहाँ पर वो स्टोर रहता है जब तक कि वो यूरेथ्रा से बाहर ना निकाल दिया जाए बॉडी से। कैसे यूरिन बनता है, दिस इज द मेजर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ लिखा है द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हो, इसी तरह आपका इनका जो काम है वो वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालना होता है ब्लड से। एंड नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड रिमूव। देखो क्या क्या निकालना होता है, यूरिया, तो कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड भी बन जाता है, उसको बाहर निकालना होता है। ब्लड में से किडनी क्या करती है, उसको छान के बाहर निकाल देती है। एंड इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज नेफ्रॉन। तो बेसिक फिल्टर यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। उसमें भी क्या होती है,
मेम्ब्रेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके लंग्स के अंदर हमने कहा था एल्वेलाई है, एल्वेलाई की दीवारों में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, और उन कैपिलरीज जो होती है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती हैं। गैसियस एक्सचेंज होता है वहाँ पर, O2 इधर जाती है, CO2 इधर जाती है। इसी तरह यहाँ भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, उन्हीं में से क्षमता है, ठीक है ना, फिल्टर आउट होता है कैपिलरीज में से ही। तो यहाँ लिखा है कि इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज लाइक द लंग्स। देखा ना, किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ भी क्या है, बहुत थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं जैसी आपकी लंग्स के अंदर होती हैं, ठीक है। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, प्रोसेस समझाता हूँ कि प्रोसेस फिल्ट्रेशन का क्या है, ठीक है। तो फिर आपको ये पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहले आप देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए कि डायग्राम क्या है जो नेफ्रॉन आपका होता है। नेफ्रॉन का सिंपल डायग्राम देखिए ऐसा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पर ये एक येलो कलर का जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। एक कप के जैसी स्ट्रक्चर है, एक कप जैसी स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के अंदर आप देख रहे हैं एक आर्टीरियोल है, एफरेंट आर्टीरियोल आई है। एफरेंट आर्टीरियोल का मतलब होता है लेकर आने वाली। आप ध्यान रखना, जो आपकी आर्टरी आई थी ना किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी, वो किडनी के अंदर आने के बाद बहुत सारे भागों में बट जाती है, बहुत सारे भागों में बट जाती है और डिवाइड होकर के हर एक जो आपका वो है क्या बोलते हैं उसे, नेफ्रॉन, उसको जाती होती है। तो हर एक नेफ्रॉन में जाती है तो उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एंड फाइनली जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये आगे आकर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। और आपको पता है कि ब्लड कैपिलरी जो है वो सिंगल लाइनिंग होती है उनकी, बहुत थिन, मतलब उनकी जो लाइनिंग होती है वो एक सेल, सिंगल सेल से बनी होती है, ठीक है, और पतली होती है और पोरस होती है। पोरस मतलब उसमें से चीज़ें जो है वो आर पार जा सकती हैं कैपिलरीज में से। तो होता ये है कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है आपकी, वो यहाँ पर आकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरीज में, और एक गुच्छा जैसे, कैपिलरीज का गुच्छा जैसा फॉर्म कर देती है यहाँ पर, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलस है दैट इज ए नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी इज फाउंड इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल। तो एक कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है, उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। फर्दर आप देख सकते हैं कि जो आपका बोमेन कैप्सूल है ये आपका जा रहा है, देखो नीचे ऐसे, पहले ये ट्यूब लाइक, देखो इसको दिख रहा है ट्यूब लाइक है, तो ये यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट शुरू होता है नेफ्रॉन का। और ट्यूबुलर पार्ट का जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब कि बोमेन्स कैप्सूल के एकदम पास वाला, बोमेन्स कैप्सूल के एकदम पास जो है वो वाला, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि ऐसे मुड़ा हुआ, एज यू कैन सी लाइक दिस, मुड़ा हुआ दिख रहा है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे जाते हुए क्या बन जाता है, इसको कहते हैं फिर लूप ऑफ हेनले। नीचे जाके बन रहा है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले फिर फर्दर एक, जैसे कि एक ये हेयर पिन लूप जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हेयर पिन लूप होता है, और फिर ऊपर जाता है। फाइनली देखो वापस से फिर ये दोबारा कॉन्वोल्यूटेड होता है, मुड़ता है, और उसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या क्या हुआ है, बोमेन्स कैप्सूल के नीचे पीसीटी, पीसीटी के नीचे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले लंबा सा होता है, देखो ये कोर्टेक्स वाले पार्ट में होता है और मेडुला तक आया होता है, ठीक है, ये मेडुला तक नीचे तक आया होता है, और आगे जाकर वापस से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है और फिर खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसी तरह के बहुत सारे नेफ्रॉन आपके कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहे होते हैं, ऐसे ही, मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन आकर के खुले होते हैं, और हर एक नेफ्रॉन में इसी तरह से एफरेंट आर्टीरियोल आती है, और एफरेंट आर्टीरियोल कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है, फिर वो निकलती हैं बाहर, फिर एक कैपिलरी नेटवर्क बनता है पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ, इस तरह जाल जैसा बना लेती है निकलने के बाद, ठीक है ना। और जो निकलती है इसको कहते हैं, दिख रहा नहीं, ध्यान से देखना क्या हुआ है, और फिर वापस से क्या बना लेती है, ये वेन बना लेती है, यहाँ से वेन्स में जाना है इसको, मतलब ब्लड को ना। तो इसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में आप अगर नीचे देखो तो मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप पेपर में ऐसा बनाना चाहें तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि आप देखें कि इधर से एक एफरेंट आर्टीरियोल आई है, एफरेंट आर्टीरियोल ने क्या किया है, एक ऐसे नेटवर्क कैपिलरी का बनाया ग्लोमेरुलस, फिर एफरेंट आर्टीरियोल निकली है, फिर उसने क्या किया है, यहाँ कैपिलरी नेटवर्क बनाया इसके चारों तरफ, इसको कहते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क जो ग्रीन कलर का है, और ये फिर जाता है बाहर, ब्लड लेकर चला जाता है।
इसमें भी आप देख रहे होंगे सिंपल सा पीसीटी है, पीसीटी के नीचे लूप ऑफ हेनले है लंबा सा, लूप ऑफ हेनले के बाद आपको दिख रहा होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो डीसीटी है ये आपका कहाँ पर खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो ऐसा भी एक डायग्राम आप अगर ड्रॉ करना चाहें तो सिंपल डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फिर इसका फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप शुरू कर लो, एक बार इसी डायग्राम से आप समझ लो थोड़ा थोड़ा। देखिए ऐसा होता है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है, जो ब्लड लेकर आ रही होती है, जो ब्लड को लेकर आ रही होती है वो एफरेंट आर्टेरियोल आपकी, वो आगे आकर पहले खुलती है किसमें, ग्लोमेरुलस में, और फिर वो आगे जब जाती है, जब वो इफरेंट आर्टेरियोल बन जाती है ना, तो उसका जो साइज होता है, वो ल्यूमेन का जो साइज होता है वो थोड़ा कैविटी का साइज कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पाइप का साइज आगे से कम हो जाएगा तो पीछे उसमें प्रेशर क्रिएट होगा। भाई आगे से साइज कम हो जाएगा तो प्रेशर पीछे बनेगा ना। अब आपको पता है कि प्रेशर जो बनेगा वो ग्लोमेरुलस के अंदर बनेगा, प्रेशर जो क्रिएट होगा वो ग्लोमेरुलस में क्रिएट होगा। यानी अगर आप किसी पाइप को आगे से दबाओगे तो पीछे से फूलना शुरू हो जाएगा। अगर वो फूल सकता है तो फूलेगा, और अगर वो नहीं फूल सकता है तो फिर वो फटेगा। सही बात है नहीं? तो यहाँ यही होता है कि इफरेंट आर्टेरियोल का साइज कम हो जाने के कारण आपका जो ग्लोमेरुलस है वो फूलने लगता है। तो उसको आपको पता ही है कि ग्लोमेरुलस में कैपिलरी होती हैं, कैपिलरी आपकी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, पोरस होती हैं। फिर होता क्या है कि भाई उन पोरस कैपिलरीज के अंदर से चीज़ें जो हैं वो फिल्टर आउट होके बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो एक बार आप इस यहाँ इधर देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ देखो आप कि ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल में से हुआ ये कि भैया यहाँ से ये इसने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बना ली हैं। फिर आपका जो प्रेशर बनेगा, देखो इन्होंने इसका ल्यूमेन कम नहीं किया लेकिन इसका ल्यूमेन कम है इफरेंट का, ये आपको ध्यान रखना है। तभी यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा पीछे, अदरवाइज यहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और फिर कुछ नहीं छनेगा। बात समझ रहे हो? और छानना भी ज़रूरी होता है, आपको मैं भी समझाऊंगा कुछ प्रोसेस ना। तो देखो ये होता है कि यहाँ प्रेशर बना, और प्रेशर बनने के बाद चीज़ें जो हैं वो छनना शुरू हो जाती हैं। फिल्ट्रेट जो है वो बोमेंस कैप्सूल में आता है, फिर बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में जाता है। नीचे क्या होगा, यहाँ पीसीटी होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी और बड़ी बड़ी प्रोटीनों को छोड़ करके, आरबीसी को छोड़ दो, बड़ी बड़ी लार्ज प्रोटीन्स को छोड़ दो, बाकी चीज़ें सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, अमीन एसिड, ऐसी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो फिल्टर आउट होके छन जाती हैं। भले ही वो काम की चीज़ें हों, भले ही वो काम की चीज़ें नहीं हों, ये ध्यान रखना है। वो भले ही काम की भी हों ना भी काम की हों तो छनेंगी, साइज़ के अकॉर्डिंग छन जाएंगी। अब भाई हमारा मान लो एंटायर ग्लूकोज छन जाता है, जितना ब्लड में ग्लूकोज है सारा छन गया, यूरिया भी छन गया, वाटर भी छन गया, पानी भी छन गया, यानी ब्लड प्लाज्मा जैसी चीज़ें जो है बाहर आ गई, बस आरबीसी नहीं आई और बड़ी बड़ी प्रोटीनें नहीं आई। सपोज करो मान लो ये यहाँ से छन रहे हैं, यहाँ से छन रहे हैं, तो ये हमारा मान लो इसको ये हमारा पोरस है थोड़ा सा, यहाँ से इसमें छेद हैं छोटे छोटे ना, लाइक मैं बना देता हूँ छोटे छोटे पोर इसमें ना, इस तरह से सपोज करो ऐसा बनाया, ऐसा है नहीं कुछ, वो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना। तो भाई छोटी छोटी चीज़ें तो है वो यहाँ छन के निकल के बाहर यहाँ आ जाएंगी, पर जो बड़ी बड़ी प्रोटीनें होंगी ना वो यहीं पे अटक जाएंगी, वो बाहर नहीं आएंगी, ठीक है। अब जो छन रहा है, फिल्टर हो रहा है, वो यहाँ पहुँच रहा है फिल्टर आउट होके, ठीक है ना, यहाँ पर छन रहा है, और अब यहाँ से वो आगे जाना शुरू हो जाएगा, पीसीटी में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे आएंगी, अब पीसीटी में आएंगी ना। फिल्ट्रेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा पीसीटी में, और आगे जाना शुरू हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले की साइड जाना शुरू हो जाएगा। तो भाई होता पता क्या है कि ये पीसीटी क्या करता है, लगभग 70% पानी वापस खींच लेता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो देखो एक काम तो है फिल्ट्रेशन, वो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फाइन फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो चीज़ें बिना मतलब छन गई हैं, मतलब जो बॉडी से बाहर नहीं भेजनी है वो भी छन गई है ना, तो उनको क्या किया जाएगा, वापस उठाया जाएगा, उनको वापस लिया जाएगा। वापस लेना मतलब रीएब्जॉर्प्शन करना। तो आपका पीसीटी जो होता है, ये जो आपका इसके नीचे होता है, पीसीटी का काम भाई यही होता है कि पीसीटी विल रीएब्जॉर्ब द थिंग्स। यहाँ से पीसीटी क्या करेगा, ग्लूकोज उठा लेगा वापस सारा, यहाँ से बहुत सारा वाटर ले लिया जाएगा, यहाँ से सोल्ट्स ले लिए जाएंगे वापस, ठीक है ना, और जो काम की चीज़ें वो ले ली जाएंगी, रीएब्जॉर्प्शन कर ले जाएगा। इससे क्या होगा रीएब्जॉर्प्शन करने से कि यहाँ जो बचेगा फिल्ट्रेट में यूरिया बचेगा, और या कुछ सॉल्ट्स बचेंगे और पानी बचेगा, ठीक है ना।
और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, जैसे मतलब इधर डायग्राम में देखोगे अगर आप यहाँ पर इधर वाले में आपके जो बुक में बना हुआ डायग्राम है, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ना चीज़ें इधर से पीसीटी से लूपो फैलने में, वैसे वैसे इसमें से और वाटर बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी, इधर की साइड नहीं है, उधर की साइड है। हाँ, इधर ही है, यही है आपका डाउन साइड, यही जा रहा है। इसमें से क्या निकालते हैं? वाटर। तो जब वाटर निकालते रहते हैं मतलब बॉडी से बाहर वाटर सारा भेज नहीं सकते ना यार। तो ये डिपेंड करता है वाटर का बाहर आना इस बात पर कि आपकी बॉडी में कितना पानी है। अगर ज़्यादा है तो भैया ये नहीं आएगा, चला जाएगा बाहर ही, और अगर नहीं है तो भैया निकाल लेगा बॉडी से बाहर, पानी वापस खींच लेगा इसमें से, यूरिन में से, और यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ाता रहेगा। मतलब ये लूपो फैनली इतना लंबे इसलिए है ताकि ये वाटर को मेंटेन कर सके, मतलब वाटर को, सॉल्ट को मेंटेन कर सके कि ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो वापस ले लो, बॉडी में ज़रूरत है तो वापस ले लो, अगर नहीं ज़रूरत है तो जाने दो। ये चक्कर है, ठीक है ना? समझ आई इतनी बात? तो जितना जितना चीज़ें देखो, जितना जितना लंबा हमारा लूपो फैलने होता है उतना फ़ायदेमंद होता है। तो बॉडी में दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक में लंबे लंबे लूपो फैलने होते हैं, एक में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। छोटे छोटे तो नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, और मान लो आपको पानी पूनी नहीं मिला है तो वो दूसरे वाले काम करते हैं जो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का। दूसरी बात है, थर्ड स्टेप पे लिखा है सिक्रीशन। सिक्रीशन में ऐसा होता है कि जो चीज़ें वहाँ से नहीं आ सकती, छन के जो नहीं आई हैं, उनको इधर से इसमें डाल देते हैं फिल्ट्रेट में जाते टाइम ना, जब ये जा रहा होता है नीचे नीचे तो इसमें सिक्रीशन कर देते हैं कि लो इसे भी ले जाओ, ऐसा है, ठीक है ना? उसके बाद चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं। अब मेन जो, और एक और पॉइंट मेन है, जो आपका डीसीटी वाला पार्ट है ना, मतलब हमने इधर वाले डायग्राम में आपको बताया था, यहाँ पर जो मैंने बनाया था ये वाला, कि ये इसमें एक तो देखो आपका क्या है, पीसीटी है, पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी कर लेता है, फिर इसमें से पानी वानी बाहर निकाल लेते हैं। फिर डीसीटी जो पार्ट है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, डिस्टल वाला, लास्ट वाला, ये इसलिए होता है कि ऐसी कंडीशन में, मतलब अगर आपको मतलब इमरजेंसी टाइप की है और आपकी जो है आपको चाहिए ही, मतलब आप बॉडी से सॉल्ट पानी बाहर भेज ही नहीं सकते, तो तब ये यहाँ से सॉल्ट्स को डीसीटी में से वापस ले, भाई इसके बाद अगर कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है ना यहाँ, तो निकाल तो लेते हैं ये यहाँ तक भी वाटर इसमें से बाहर, मतलब जाने नहीं देते। अगर बॉडी में कम है तो कलेक्टिंग डक्ट भी पानी बाहर निकाल लेगी और यूरिन आपका कंसनट्रेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? मतलब उसका कलर भी देखना आप, रेडिश टाइप का हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब आपने पानी नहीं पी रखा है। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि बॉडी अपने अंदर वाटर और सॉल्ट कम नहीं होने देती, ठीक है ना? उसको अपना मेंटेन करके रखना है, तुमने पिया है नहीं पिया है अलग बात है, ठीक है ना? और वो डीसीटी से, मतलब यहाँ से कंडीशनली जो रिमूव होता है वो डीसीटी से होता है, ठीक है? डीसीटी से जाते टाइम भी वाटर और सॉल्ट निकाल लेती है, कुछ हार्मोन्स के रेस्पेक्ट इन्फ्लुएंस में आकर के। तो ये बातें आपके जानने नहीं इतनी ज़्यादा आपको। तो इस तरह से आपका काम चलता है, मतलब इस तरह से आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। 4 स्टेप होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, ठीक है? तो आपको आ गया होगा ये। तो अभी हम क्या देखते हैं, आपकी बुक ने क्या लिखा है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भैया आपकी बुक ने लिखा है कि यहाँ लिखा है कि ईच कैपिलरी क्लस्टर, यानी ये बात कर रहे हैं उसकी ग्लोमेरुलस की, लिखा है ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएट विद द कप शेप एंड ऑफ ए कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल एंड दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट कलेक्ट करेगा बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल सही बात है। And each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together. Some substance in the initial filtrate such as glucose आ जाता है, उसमें अमीनो एसिड आ जाते हैं, है ना? और क्या आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आ जाती है। ध्यान रखना, वाटर, ग्लूकोज ये सब छन जाएगा, ये बॉडी से बाहर भी नहीं निकालना, भेजना थोड़ा ही। अब अगर मान लो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो फिर ये वापस नहीं लेगा, फिर ये ग्लूकोज को बॉडी बाहर निकाल देगी, तो फिर शुगर हो जाएगी आपको, मतलब इसका मतलब शुगर है आपको। ब्लड के अंदर ग्लूकोज छनने के बाद भी, बहुत सारा छनने के बाद भी ब्लड में ग्लूकोज बचा रह गया अगर, और वो वापस नहीं उठा रहा है, तो वो यूरिन में आएगा ग्लूकोज। इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है, इट मीन शुगर हो चुकी। यहाँ लिखा द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। बस ये तो खत्म कर रही है एनसीईआरटी, तो ऐसे ही खत्म कर देती है कि भाई यूरेटर में चला जाएगा यूरिन, एंड विच कनेक्ट द किडनी with urinary bladder, and urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder lead to the urge
टू पास इट आउट। किस स्टैंडर्ड का बता रहे हैं बेवकूफ़। तो कोई बात नहीं, मतलब ये नॉर्मल आपको बच्चों के लिए तो इतना ही बहुत है कि भाई जब तक कि प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ जाता है ब्लैडर में, फिर आपका प्रेशर जो अर्ज आउट, मतलब जब तक कि उसको पास करने की इच्छा ना हो जाए तो वो यूरिथ्रा से यूरिन पास हो जाता है। एंड द ब्लैडर इज मस्कुलर, तो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ब्रेन के कंट्रोल में रहता है ऑटोमेटिक, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है ना। तो ये था आपका एक्सक्रीशन वाला पार्ट। इसके नीचे जो है दिया है इन्होंने थोड़ा सा आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। तो जिनकी किडनी मतलब फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती है तो उनके लिए क्या होता है, ये मशीन होती है, वहाँ हीमोडायलिसिस करते हैं, मतलब डायलिसिस करते हैं। फाइनली डायलिसिस में होता ये है कि जो आपका ब्लड है, देखो ब्लड में से आपका यूरिया निकालना मेन बात है। भले ही आपका ब्लड में प्रेशर बन रहा हो, छन नहीं रहा होता है तो ज़बरदस्ती बॉडी बनवाती है, प्रेशर कंसंट्रेशन बढ़ाती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाती है, वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, छानना ज़रूर होता है। पर अगर मान लो किडनी काम नहीं कर रही होती तो यूरिया जो है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा बॉडी में, और ये इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। बाद में क्या होगा, ये फाइनली डेथ करा देगा आपकी। टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, सॉल्ट्स और इतना ज़्यादा। तो करते क्या है कि आपकी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल लेते हैं। एक यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये आपका एक पाइप है, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, समझ में आएंगी। और इस पाइप को मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे सॉल्यूशन में डुबा रखा है मैंने इसको, जिस सॉल्यूशन में यहाँ इसमें डुबा के भेजा है मैंने इसको, यहाँ इसमें से भेजा है नीचे, सॉल्यूशन है यहाँ पर। और ये पाइप जो ब्लैक वाला है, ये इसकी मेम्ब्रेन जो है वो एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, जिसको इसकी बनी होती है सेलोफेन की बनी होती है, सेलोफेन की बनी हुई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से ये सेमी परमेबल टाइप, मतलब ये समझ लो कि परमेबल होती है। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, यूरिया छन जाता है। अब ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन लेते हैं ना, इसमें यूरिया नहीं होता, यूरिया नहीं है, पर इसमें बाकी जो कंपोजिशन होती है वो ब्लड लाइक होती है। जैसी ब्लड की कंपोजिशन होती है जिस तरह की, वैसी सॉल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन इसमें रखते हैं, बस इसमें यूरिया नहीं होता। तो यूरिया क्या होता है, इसमें से डिफ्यूज आउट होके बाहर निकल जाता है खुद ही, है ना भाई। ब्लड, अगर ब्लड ऐसी जगह से जा रहा है होकर के, और मेम्ब्रेन में से फिल्टर भी हो सकता है, तो होता ये है कि आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, यूरिया इसमें से निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। और आपका ब्लड वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है। इस तरह से करते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। तो भाई यहाँ जो इन्होंने डायलिसिस के बारे में लिखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल एंड सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज reduce the activity of kidneys and this lead to accumulation of poisonous waste in the body में जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट बढ़ते रहते हैं, which can even lead to death. In case of the kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove the nitrogen waste product from the blood through dialysis. An artificial kidney contain a number of tubes, जिसमें क्या होती हैं, number of tubes होती हैं, with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialyzing fluid. एक फ्लूइड होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवोइडिंग ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। इसमें यूरिया वगैरह नहीं होता। एंड द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब्स एंड ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड ऑफ डिफ्यूजन एंड द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट एंड दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ कुछ नहीं होता, ना यहाँ एक्सक्रीशन कुछ और होता, सिक्रीशन होता। And normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 1। एक दिन में आप लगभग जो छानते हैं ब्लड में से वो 180 लीटर छनता है, पर जो यूरिन बनता है वो लगभग 2 लीटर तक होता है, 1.8 लीटर तक होता है। बाकी सारा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब 178 लीटर तक किडनी क्या कर रही होती है, रीएब्जॉर्ब कर रही होती है, बाकी सारा बाहर निकाल रही होती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ जरा सा इन्होंने डायग्राम दिखाया, देखो इन्होंने क्या किया है, आर्टरी से इन्होंने जो है निकाला है और वेन में डाला है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेन से निकालते हैं कि आर्टरी से निकालते हैं इससे।
पूछते हैं ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेलोफेन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका किडनी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट जो दिया गया है वो है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का। तो जरा सा इसको भी देख लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है। तो चलिए देखते हैं, लिखा है कि भाई plant use completely different strategies for excretion than those on a animal. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during the photosynthesis. ठीक है ना, ऑक्सीजन फालतू ही है, फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में देखो तो उसको प्लांट स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2. दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। फालतू का जो पानी होता है उससे प्लांट ट्रांसपायरेशन करके बाहर निकाल देता है। For other ways, plant use the fact that many their tissue consist of dead cells. और जो डेड सेल्स होते हैं उनमें वो कूड़े को सारे को अपने को स्टोर करते रहते हैं, बाकी की चीज़ें ना। एंड मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। सेल वैक्यूल जो है वो भी वेस्ट को स्टोर करती होती हैं, सेल वैक्यूल जो होती हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन द लीव, इन द फॉल ऑफ, जो पत्तियाँ गिरती हैं उसमें भेज देते हैं कि ये तो गिरेंगी, इनमें भेज दो। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन, टैनिन, गम, ये सब जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एंड स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, उसमें स्टोर होता है। पुरानी जाइलम जो सेंटर में होती है, सेंटर की लकड़ी लाल होती है ना प्लांट की, वो उसमें ये भरा रहता है, रेजिन, गम वगैरह। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोयल अराउंड देम। तो कुछ वेस्ट ये सोयल में भी रिलीज करते होते हैं। प्लांट की स्ट्रेटजी सिंपल है, ज़्यादा कुछ प्लांट बेचारे कर नहीं सकते हैं, ऐसे ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक पैराग्राफ यार ये भी दिया है यहाँ पर कि इस पर सोचो कि ऑर्गन डोनेशन पे थोड़ा सा इन्होंने बात की है। इन्होंने लिखा है कि भैया ऑर्गन डोनेशन जो है is a generous act on donating an organ to person who suffered from non-function of the organ. Donation of an organ may be done by the consent of the donor and his her family. Anyone regardless of age, gender can become an organ donor. Organ transplant can save or transform the life of person. Transplantation is required because the recipient organ has been damaged or has failed by disease or injury. इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव, काट के बाहर निकाल देते हैं, जो देता है उसका लगा देते हैं। एंड कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कोर्निया, देखो ध्यान रखना, कोर्निया होता है, किडनी होती है, हार्ट हो जाता है, लीवर हो जाता है, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये सब ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डोनर डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड। जब उसका ये पूछते हैं कब दे सकता है वो ऑर्गन, तो तब दे सकता है जब उसका ब्रेन डेड हो या फिर वो मर जाए। एंड बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट, लीवर और ये सब तब भी दे सकता है जब वो जिंदा हो। तो वो कहेगा भाई मैं तो अपना लीवर का थोड़ा सा पार्ट देना चाहता हूँ, और या फिर मैं डोनेट करना चाहता हूँ किडनी या लंग्स, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम बस एक ही आती है कि जो डोनर होना चाहिए वो रिलेटिव होना चाहिए, बहुत नियर रिलेटिव होना चाहिए, वरना जो है एक्शन जो है उल्टा हो जाता है, मतलब रेस्पॉन्ड नहीं करती जो रिसिपिएंट होता है, उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है और फिर रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आजकल वैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, तो वो बचा भी लेती हैं, हो जाता है मतलब इजीली ट्रांसप्लांट। बस ये है कि बाद में केयर करनी होती है थोड़ी सी। तो ये था आपका चैप्टर भाई, यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से NCERT को बार बार पढ़ें। ये ध्यान रखना, आप कोई भी बुक आपके पास हो, भले ही कुछ भी हो, पर आपका काम ये है कि आपको NCERT को बहुत बार पढ़ना होता है, इसी में से ही सब कुछ होता है, यही अच्छी बुक है ना। तो धन्यवाद, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।